नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को करने जा रहे हैं। पॉलिटी का सीरीज है ये आपका, और मान के चलिए कि इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। और थोड़ा सा हम PYQ पर भी चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कितना महत्वपूर्ण होता है ये सेंटर स्टेट रिलेशन वाला चैप्टर। इसी को इनडायरेक्टली डायरेक्टली फेडरलिज्म का भी नाम दे देते हैं, लेकिन बातें वही है। तो एक बार आप चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ हाईलाइट करके भी रखे हैं तो आपको दिख जाएगा। देखिए, क्वेश्चन को आप पढ़िए थोड़ा सा ध्यान से। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, टू व्हाट एक्सटेंट डज इट रिफ्लेक्ट द एकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। अब सबसे पहली बात तो यही है ना कि भाई 101st CAA है क्या। तो एक्चुअली ये GST को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था इस अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। और GST में क्या है, थोड़ा सा अगर इकोनॉमी का नॉलेज होगा, आइडिया होगा आपको, तो साफ साफ दिखेगा कि उसमें स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन है। स्टेट को भी वोट देने का पावर है, स्टेट को डिसीजन लेना है तो उसमें उसकी सहमति जरूरी है। तो पहले बहुत सारे प्रकार के टैक्सेशन हुआ करते थे। सर्विस टैक्स अलग, जो गुड्स टैक्स लगते थे वो अलग, तो सबको मर्ज करके GST में शामिल किया गया। और इसके लिए संविधान में संशोधन करना था। और संविधान में संशोधन खासकर तब जब आपको स्टेट के भी मैटर्स प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में कनकरेंस स्टेट का लेना पड़ता है। एटलीस्ट जो आपके मेजोरिटी ऑफ द स्टेट है, जैसे 28 स्टेट है ना, तो 15 स्टेट का कंकरेंस लेना अनिवार्य होता है। तो जब कंकरेंस लिया गया, सहमति ली गई, तब जाके GST को लागू किया गया। अदरवाइज GST लागू नहीं हो पाता। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब यहाँ पर जो शब्द आया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये है क्या, फेडरलिज्म क्या है, कंपिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है, तो इन सब पर पूरा चर्चा होगा। ये तो मैंने पहला क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाइल द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया फेवर सेंट्रलाइजेशन, द रीजनल पार्टी आर इन फेवर ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। बिल्कुल, और बहुत सारे स्टेट में आप देखते होंगे कि रीजनल पार्टीज ही जीतती हैं और वो रीजनल इश्यूज पर ज्यादा फोकस करती है। और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये जो वन नेशन वन स्टेट, मतलब वन नेशन और वन इलेक्शन का जो मुद्दा चल रहा है, वो एक्चुअली रीजनल पार्टी इसीलिए थोड़ा सा घबराई होती है कि ऐसे में क्या होगा कि जब वन नेशन वन इलेक्शन वाले सिचुएशन आएगा तो नेशनल मुद्दे और जो स्टेट के इश्यूज हैं या रीजनल पार्टी के इश्यूज हैं वो मर्ज हो जाएंगे, और ऐसे में नेशनल पार्टी या फिर जो केंद्र में बैठी गवर्नमेंट है उसको फायदा पहुंच सकता है। तो ये एक कंसर्न हमेशा अपोजिशन रीजनल पार्टी जो जताती हैं, इसलिए आप देखेंगे कि जनरली उधर से सहमति नहीं आती है। एक बात तो ये हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरल इन इंडिया? साइट सम रिसेंट एग्जांपल्स टू वैलिडेट योर आंसर। तो अब आप देखिए ना, ये जो GST है वो क्या एग्जांपल है, बेसिकली कोऑपरेशन का एग्जांपल है। फिर आप देखेंगे जो नीति आयोग है वो स्टेट को रैंकिंग प्रदान करती है बेस्ड ऑन द अचीवमेंट्स, या फिर किसने गरीबी कम किया है, बहुत सारे इंडेक्स निकलते हैं। तो वो क्या है कि भाई जब इंडेक्स रिलीज होता है तो फिर जो स्टेट है उसको भी लगेगा कि हाँ, मेरा जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा खराब है दूसरे स्टेट के मुकाबले, तो हमें और बेहतर करने की जरूरत है, दूसरे स्टेट से सीखने की जरूरत है। तो वहां पर कंपटीशन का मोड आ जाएगा, है ना। फिर कन्फ्रंटेशन होता है जब जो स्टेट है और सेंटर है दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगी, और वो भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट कहेंगे हमारे फेडरल नेचर का, क्योंकि जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होगा तब तक पॉलिसी के वीक पॉइंट्स या फिर किसी स्कीम के वीक पॉइंट्स नहीं दिख पाएंगे। ये कुछ एग्जांपल्स है, बस आपको एग्जांपल्स लिंक करते चलना है जो भी है चल रहा है न्यूज में
वो सब एग्जाम्पल्स आप रिलेट करिए, आपका आंसर्स खुद ब खुद जनरेट होने लग जाएगा। ठीक है, और चिंता ना करें कंसेप्ट के बारे में, वो तो हम पढ़ाने ही वाले हैं। उसके बाद देखिए, from the resolution of contentious issue regarding distribution of legislative powers by the court, principle of federal supremacy and harmonious construction have emerged, explained. उसके बाद question number 5, the concept of cooperative federalism have been increasingly emphasized in recent years, highlight the drawback in the existing structure and the extent to which cooperative federalism would answer the shortcomings. तो आप देखिए, ले देकर जो मुद्दा घूम रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते रहते हैं। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आइडिया क्या है, और हम क्यों कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले का सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेट और सेंटर के बीच कोऑपरेशन नहीं हो पाता होगा, कहीं ना कहीं ओवर सेंट्रलाइजेशन होता होगा, इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात निकल कर आ रही है। ठीक है, और कैसे ये जो कॉन्फ्लिक्ट चलता था सेंटर और स्टेट के बीच में, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से सॉर्ट हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल्स भी आप कोट कर सकते हैं। तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि यू कैन हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जब भी आप न्यूज़पेपर आर्टिकल से पढ़ेंगे तो ऐसा ना हो कि आपको लगे कि जो पॉइंट से जहाँ रेलिवेंट पॉइंट निकलते हैं और आप उसे स्किप कर दें, इसीलिए। उसके बाद देखिए 2014 का क्वेश्चन है, थ्रू द फेडरल प्रिंसिपल इज डोमिनेंट in our constitution and the principle is one of its basic feature, but it is equally true that federalism under the Indian constitution leans in favor of a strong center, a feature that militates against the concept of very strong federalism discussed. इसमें सिंपल सा ये बोला जा रहा है कि हमारे संविधान में चलो फेडरलिज्म के फीचर्स दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स है, जैसे आपको हम बताते हैं, जो सब्जेक्ट्स है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, वो सब का डिमार्केशन किया गया है। फिर आप देखिए कि स्टेट को भी संवैधानिक अमेंडमेंट को अप्रूव या डिसअप्रूव करने का अधिकार है। मतलब अमेंडमेंट तो इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हैं अगर स्टेट के मैटर्स वहां पर आ रहे हैं, उस अमेंडमेंट में आ रहे हैं। जैसे जीएसटी का एग्जांपल हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको लेना है, बताना है। हालांकि फिर स्ट्रॉन्ग सेंटर हो जाता है, जैसे आप देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नर का पोजीशन होता है वो भी आप देख लीजिए। फिर आप देखिए जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो, उसके बाद से यूनिटरी फीचर्स आ जाता है। तो ये सब क्या रिफ्लेक्ट करता है, यूनिटरी फीचर्स को रिफ्लेक्ट करता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और यूनियन टेरिटरी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। फिर आप देखिए कि जो स्टेट है वो, उसका तो कोई आधार ही नहीं है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट है वो चाहे तो स्टेट के एरिया को, नाम को श्रिंक कर सकती हैं, एक्सपेंड कर सकती हैं, वो उनके मन मर्जी पर है, और स्टेट का उतना कोई रोल नहीं निकल कर आता है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे करके आपको बताना है, प्लस माइनस और फिर बैलेंस करके आंसर लिख देना है। उसके बाद देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म टू रिजॉल्व द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हैव फेल्ड to address and solve the problems. Is this failure due to the structural or process inadequacy or both? तो भाई इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, जिसमें सबसे बड़ा डिस्प्यूट जो रहता है वही है कावेरी वाटर डिस्प्यूट, और भी बहुत सारे, लेकिन मेन मुद्दा तो यही न्यूज़पेपर में आते रहता है। तो आप देखिए जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, मतलब 1970 से ही आपका ये मुद्दा चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है। ओके, और जो संवैधानिक मैकेनिज्म दिए गए हैं टू रिजॉल्व दीज टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स, वो सॉल्यूशन नहीं दे पाई है। उसमें तो बहुत सारे बातें बोले गए कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, पार्लियामेंट को पावर दिया गया है इंटरस्टेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, मतलब ठीक है, तो रिजॉल्व नहीं हो पाया है। और तो ये जो फेलियर है डिस्प्यूट न रिजॉल्व होने का, क्या ये स्ट्रक्चरल है
या फिर प्रोसेस में कुछ कमी है, यानी कि जो प्रक्रिया है सॉल्व करने की उसमें कुछ कमी है, और इसी पर आपको डिस्कशन की बात बोली गई है। तो मैंने आपको ओवरव्यू बताया, आप समझ गए होंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि अब आप रिलेट कर पाएंगे जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज आपको बस ओवरव्यू पर ही डिस्कस किया जाएगा ताकि ज़्यादा लोड ना दिया जाए एंड आप थोड़ा सा चीज़ें अंडरस्टैंड करें। सो चलिए हम शुरुआत करते हैं। फेडरलिज्म, एक्सप्लोरिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस इन इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला सवाल आपका आता होगा दिमाग में कि फेडरलिज्म क्या है। तो देखिए, एक जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है किसी भी देश में, वहां पर या तो यूनिटरी हो सकता है या फिर आपका फेडरल हो सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। यूनिटरी का मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम है, जो वहां की पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। ठीक है, और जो एक प्रकार से क्या कहेंगे उसको, डिमार्केशन किया गया है यूनिट्स का। जैसे हमारे देश में क्या स्टेट में डिमार्केट किया गया है, तो किसी देश में सब यूनिट्स में डिमार्केट किया गया होगा। तो ये जो डिमार्केशन होता है इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स नहीं होता है, यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट या फिर वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि भाई इसको एग्जिस्ट करना है कि नहीं करना है। संविधान में इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की जाती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि भाई अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करना हो, हटाना हो, या फिर कुछ नए इनिशिएटिव्स लॉन्च करने हो, कुछ सब्जेक्ट्स में चेंज करना हो, कुछ रेसिडुअल सब्जेक्ट्स पर कानून बनाना हो, तो ये सब के सब जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर वहाँ की पार्लियामेंट कर सकती है। ओके, लेकिन दूसरी तरफ आता है फेडरल। चलिए इससे पहले कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं यूनिटरी वाला। जैसे आप देखिए यूके का जो पार्लियामेंट है वो क्या है, यूनिटरी का एग्जाम्पल है ना। तो ये सिस्टम है। अब दूसरा है आपका फेडरल। फेडरल का मतलब ये हुआ कि एक तरफ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ आपके स्टेट गवर्नमेंट है या फिर स्टेट यूनिट्स हैं, जैसे हमारे देश में स्टेट्स हैं। ठीक है, अब जो पावर दी गई हैं, जो शक्तियां दी गई हैं दोनों को, वो इंडिपेंडेंटली दी गई है संविधान की तरफ से। तो यहाँ पर ऊपर संविधान है और संविधान की तरफ से सेंटर को भी पावर दिया गया है और संविधान की तरफ से स्टेट को भी पावर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर अपनी मनमानी हर जगह पर नहीं कर सकता, क्योंकि पावर तो डिफाइन हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई जो मर्जी चाहे वो कर ले। तो फेडरलिज्म का मतलब ये हो गया सिंपली कि पावर डिवोल्यूशन टू द स्टेट्स, टू द यूनिट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, एंड दिस पावर इज नॉट कमिंग थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट। डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पावर नहीं दे रही है, जो संविधान ने पावर दिया है वही पावर स्टेट को जा रहा है, और इसीलिए स्टेट जो है बहुत सारे हद तक ऑटोनॉमी एंजॉय करता है। समझ में आ गया आपको फेडरलिज्म का मतलब। अब एक शब्द आप जरूर सुनते होंगे, क्वासी फेडरल। तो इंडिया क्या है भाई? अच्छा, यहाँ पर मैंने एग्जांपल नहीं बताया, यूएस जो है, यूएसए इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट जो है वो एग्रीमेंट से एक साथ लाए गए हैं, तो अलग होना चाहे तो भी अलग हो सकते हैं। संविधान में इस टाइप का प्रोविजंस है। अब बात आती है क्वासी फेडरलिज्म की। तो जो क्वासी फेडरलिज्म है भाई साहब, यहाँ पर होता है कि कंप्लीटली यूनिटरी भी नहीं है और कंप्लीटली फेडरल भी नहीं है, दोनों का मिक्सचर है। मतलब स्लाइटली टुवर्ड्स यूनिटरी बट एंजॉय ऑटोनॉमी। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो एक तरफ आप देखिएगा कि विभिन्न राज्य को इंडिया में कंस्टिट्यूट किया गया है और राज्यों को सब्जेक्ट भी डिमार्केट किया गया है, जो आपके शेड्यूल। तो जो शेड्यूल 7 है एक्चुअली डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन
द सेंटर स्टेट, ये बात कही गई है। ठीक है, तो एक तो ये आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये तो फेडरल फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आप देखिए कि ड्यूल गवर्नमेंट का सिस्टम भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर है। फिर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। रिटेन का मतलब यही होता है कि जो पावर है वो डिफाइन की गई है, किसके क्या पावर है, किसके क्या जरिडिक्शन है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। तो क्या दर्शाता है ये फेडरल फीचर्स को दर्शा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कुछ यूनिटरी फीचर्स भी झलकते हैं। इमरजेंसी का प्रोविजन हो गया, ठीक है। संविधान में कुछ संशोधन करना है तो वो स्टेट से इनिशिएट नहीं हो सकता है, पार्लियामेंट से इनिशिएट होगा। ओके, और बहुत सारे संवैधानिक मैटर्स पर जो स्टेट का कंकरेंस है वो भी नहीं लिया जाता है, उसका कोई कंपल्सन नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज का एग्जांपल मैंने आपको बताया, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो यूनिटरी फीचर दिख रहा है। तो यही तो चीज निकल कर आ गई। यहाँ पर क्या निकल कर आ गई, एक तरफ आपका यूनिटरी फीचर दिख रहा है, दूसरी तरफ फेडरल फीचर दिख रहा है। तो इसी को हम कह देंगे क्वासी फेडरल। संविधान में ये कीवर्ड कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बस फीचर्स को देखकर आइडेंटिफाई कर ये पॉइंट निकाला गया है। ओके, तो इसीलिए इंडियन फेडरलिज्म एक यूनिक मॉडल है, क्योंकि अमेरिकन से डिफरेंट है और इसमें हमें यूनिटरी फीचर्स का भी मिक्सअप देखने को मिल जाता है। क्वासी फेडरल आप देख लीजिए, फेडरेशन शुए जेनेरिस भी कहते हैं इसको, फेडरेशन ऑफ इट्स ऑन काइंड। तो आप समझ गए होंगे, मैंने हाईलाइट उतना नहीं किया है क्योंकि बेसिकली मैं टू द पॉइंट बताना चाह रहा था, चीजें वही लिखी हुई है, थोड़ा सा और मैंने डायमेंशन दिया है ताकि आप ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग कर सके। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, क्या फीचर्स है भाई? तो आप देख लीजिए, एक तो आपका ड्यूल गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। आप देखते हैं आप वोट भी देते हैं, सेंट्रल लेवल पर अलग वोट देते हैं, स्टेट लेवल पर अलग वोट देते हैं, है ना। फिर डिवीजन ऑफ पावर्स है, जो आपका 7 शेड्यूल अभी मैंने आपको चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बताया है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटेन अगर ना रहे तो कहीं ना कहीं फेडरल या फेडरल फीचर्स की जो वैलिडिटी है वो नहीं रह पाएगी। अब एक बहुत कंफ्यूजन होता है रिटेन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है कि जो रिटेन होता है ना, उसमें जो गवर्नमेंट होती है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके क्या पावर है, किसके अंतर्गत कंस्टिट्यूट किया गया है और जुरिडिक्शन क्या है, ये सब डिफाइंड होता है। ओके, जैसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का आप नाम सुनते हैं तो उनके फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, ये फंक्शन है, इसके अंतर्गत इसे कंस्टिट्यूट किया गया है, इसका ये जुरिडिक्शन है। तो इससे क्या हो गया कि जो भी इंस्टीट्यूशन, ये संस्थाएं हैं, वो अपने अपने दायरे में काम करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं होगा। और अनरिटन में क्या है कि भाई दायरा डिफाइन नहीं होता है, तो इसका मतलब पावर जो है काफी ज्यादा वाइड हो जाती है। तो ये सिंपल सा मतलब है रिटेन अनरिटेन का। उसके बाद देखिए सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो हमारा संविधान है वो अल्टीमेट लाइमलाइट है, एक प्रकार से प्रकाश देने वाला। कुछ भी मुद्दा हुआ उसको सॉर्ट आउट अगर जुडिशरी करना चाहिए तो सबसे पहले वो संविधान को सर्वोपरि रखकर, मानकर, उसके अनुसार चीजें वैलिड है या इनवैलिड है वो निर्धारित करते हैं। और आप देखेंगे कि जहां पर क्वासी फेडरल फीचर होती है तो कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट आना लाजमी है। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट आते रहते हैं, केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं, हाई कोर्ट में भी कहीं कहीं चले जाते हैं। हाई कोर्ट में सेंटर स्टेट का डिस्प्यूट नहीं जाता है बेसिकली, ये बात आपको ध्यान रखना है। जो स्टेट और सेंटर का डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट हियर करती है। ओके, तो ये सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड में मतलब ये हो गया कि चेंज करना बड़ा मुश्किल है, इतनी आसानी से ये चेंज नहीं हो सकता। आप देखते हैं कि अमेंडमेंट की प्रक्रिया बड़ी कठिन होती है और काफी लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है अमेंडमेंट को, इसलिए तो इतनी जल्दी
संविधान में संशोधन नहीं होता है तो सहमति के साथ होता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर जुडिशरी स्वतंत्र ना हो तो फिर तो बायसनेस हो गई, फिर तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में जा सकती है, तो फिर जो जस्टिस है वो डिलीवर नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं जो फेडरेशन है वो वीक रहेगा। फेडरेशन स्ट्रांग होने के लिए जुडिशरी को स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट दोनों होना आवश्यक है। पावर ही नहीं दिया जुडिशरी को तो फिर कैसे काम चलेगा। अभी आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पास काफी ज्यादा ऑटोनॉमी है, तभी वो इंडिपेंडेंट तरीके से फैसले ले पाते हैं और वो विभिन्न मुद्दे पर ऑटोनॉमस डिसीजन दे पाते हैं, रिगार्डलेस कि सेंट्रल पर कौन बैठा है या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कौन है। ओके, उसके बाद देखिए बाइकैमरलिज्म का एग्जांपल है। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, एक तो लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा। राज्यसभा क्या है, ये अपर हाउस है और ये राज्यसभा में स्टेट की तरफ से ही तो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वही चुनकर राज्यसभा में सदस्यों को भेजा करते हैं। और वैलिडिटी क्या रहती है सदस्यों की, तो ऐसा मानिए कि 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो 6 साल की मेंबरशिप वैलिडिटी होती है ना। तो ये फीचर्स है इंडियन फेडरलिज्म का। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यूनिटरी फीचर्स क्या, जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन एक आया था। तो आप देखिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है, स्टेट का कोई संविधान नहीं है, जबकि यूएस में स्टेट का भी अपना संविधान होता है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही नागरिकता है। ओके, तो एक नागरिकता है मतलब स्टेट का जो नागरिकता है वो तो है ही नहीं, तो यहाँ पर ड्यूल पॉलिटी का सिस्टम आपको नहीं झलकेगा। उसके बाद है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो है लेकिन इंटीग्रेटेड है यहाँ पर, यानी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है सबसे कोर्ट टॉप पर होगा, वो सुपरवाइज करेगा हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट के नीचे आपका जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वो सुपरवाइज करेगा और बाकी सबको सुपरवाइज आपका सुप्रीम कोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद देखिए डिवीजन ऑफ पावर्स हो गया, जो सब्जेक्ट मैटर को डिवाइड किया गया 3 लिस्ट में है। एक तो यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में आप देखिए कि जो कॉमन है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे अगर आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो सुपरसीड कर सकता है इवन इन द कंकरेंट लिस्ट। ओके, उसके बाद फिर देखिए अब यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि ये जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट मैटर है काफी महत्वपूर्ण मैटर्स शामिल किए गए हैं। ठीक है, और जो स्टेट लिस्ट है उसमें लोकल मैटर्स शामिल किया गया, जैसे पंचायती वाला मुद्दा हो गया, ओके, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो गया, पुलिस का मुद्दा हो गया, तो वो सब आपका रीजनल लेवल पर, स्टेट के लेवल पर इश्यू होती है, तो उसको इसमें रखा गया। जबकि डिफेंस, करेंसी, सेंसस, ये सब आपका सेंटर के अंतर्गत आ रहा है। ओके, उसके बाद देखिए इमरजेंसी पावर हो गया। देन ऑल इंडिया सर्विसेज, मैंने आपको बताया आईएएस, आईपीएस, ये सब क्या है कि जब एक बार इनकी सिलेक्शन हो जाती है, ट्रेनिंग हो जाती है, तो इनको कैडर एलोकेट होता है, कैडर। ठीक है, अब जो कैडर एलोकेट होता है तो एक बार तो अल्टीमेटली ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ऐसे करके एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो सब कुछ मॉनिटर रेगुलेट करती है। तो करना तो अल्टीमेटली इनको स्टेट के लिए ही काम, लेकिन ऊपर जो हाथ है, अपर हैंड, वो किसका है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए रोल ऑफ गवर्नर है, अपॉइंटेड बाय सेंटर। द गवर्नर कैन होल्ड सर्टेन स्टेट बिल्स रेजिंग कंसर्न्स अबाउट द सेंट्रल बायसनेस। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्स पावर ओवर द स्टेट टेरिटरीज, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि अल्टर कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या अल्टर कर सकते हैं, बाउंड्रीज, यानी कि मान के चलिए कि एक स्टेट है, मतलब आज है आपका उत्तर प्रदेश, कल को बिना उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति के सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हम भाई इसका 3 भाग करेंगे, तो 3 भाग भी किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल पाएंगी। हालांकि सजेशन लिया जाता है, लेकिन मान के चलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी ही हो गई
कि भाई करना ही है तो करना है, चाहे स्टेट का कोई भी रिस्पॉन्स आए तो फिर कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अपर हैंड वाली बात हो गई। उसके बाद देखिए सेंट्रलाइज फिस्कल आर्किटेक्चर। तो ये जो आपका यूनिटरी बायसनेस आपको दिखता है, ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल या फिर सोशियो स्ट्रक्चर में दिखता है, बल्कि इकोनॉमिकली भी दिखता है। जैसे बहुत सारे टैक्सेशन के पावर सेंटर ने अपने पास रखे हैं, स्टेट को उतना ज्यादा टैक्सेशन की पावर नहीं दे रखी है। ओके, जैसे फॉरेक्स का रेगुलेशन हो गया, या फिर विदेशों से पैसा लोन पर लेना है तो वहां पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सहमति चाहिए, अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो ये है फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर लार्जली कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और आप देखिए ना कि ये जो आपके फाइनेंस कमीशन गठित किए जाते हैं वो कौन करते हैं गठित? बेसिकली प्रेसिडेंट ही करते हैं, और उसमें मेंबर्स आते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि कितना डिवोल्यूशन स्टेट को जाना चाहिए, कितना ग्रांट जाना चाहिए, वो डिसाइड करते हैं। और स्टेट स्टेट का उतना कोई रोल यहाँ नहीं होता है। ओके, तो ये बात हो गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंक्लूजन में कि while these features lean towards a strong center, it is also true that Indian Constitution provides for cooperative federalism। तो इसका रास्ता क्या है? एक तरफ आपको यूनिटरी दिख रहा होगा तो आपको ये विश्वास हो गया होगा अभी तक कि भाई ये नहीं, ये तो जो है हमारी इंडियन पॉलिटी हो तो यूनिटरी है। उससे पहले हमने फेडरल का फीचर्स बताया था, आपको ये विश्वास हो गया होगा कि भाई नहीं तो फेडरल है, बहुत अच्छा फीचर्स फेडरल का दिया गया है। अल्टीमेटली है क्या इंडिया? तो इंडिया इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, इसलिए हम क्वासी फेडरलिज्म कहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है मैनेज करने का पॉलिटिकल सिस्टम को, वो है आपका कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव कह ले, कॉम्पिटिटिव कर ले, ये होता है। ठीक है, तो जहां पर आपका क्या है कि सेंटर तो चलिए अपर हैंड में है, लेकिन सेंटर जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। सेंटर क्या करेगा? सेंटर जो है कोऑपरेट करेगा। अच्छा ये स्टेट पीछे है, अच्छा ये स्टेट और पीछे है, अच्छा ये स्टेट जो इतना आगे, तो चलो इतना आगे, इतना जीडीपी, इतना पैसा कमा रहा है, तो इससे हम टैक्स जो भी आ रहा है पैसा उसको लिए, और जो सबसे वीक स्टेट है उसको हमने ज्यादा पैसा दिया, ज्यादा डिवोल्व किया। यहाँ पर हमने डेवलपमेंट किए, हमने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिठा दिया, यहाँ पर हमने रोजगार कर दिया, यहाँ पर हमने कोई स्कीम चला दिया। ठीक है, हिली एरिया है, डिफिकल्ट टेरेन है, पैसा नहीं कमा सकते, पैसे जीडीपी काफी कम है इनकी, तो चलो यहाँ पर हम कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे देते हैं, ग्रांट दे देते हैं, ताकि यहाँ के लोगों का विकास हो सके, यहाँ के लोगों को शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य बेहतर सुविधाएं मिल सके। तो ये हो गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहाँ पर कोऑपरेट कर रहे हैं, और स्टेट लेवल पर भी स्टेट टू स्टेट भी कोऑपरेशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आजकल देखिएगा कि जो स्टेट टू स्टेट कोऑपरेशन होता है वो एक्चुअली वो पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर देखने को मिलता है, रेदर देन द इश्यू, रेदर देन लाइक मोटिवेशन फॉर प्रोग्रेस, कि मिलकर प्रोग्रेस करेंगे। यहाँ पर ये चीज दिखती है। वैसे न्यूज में जो डिबेट होता है उसमें दिख जाती है हमारी सरकार, तुम्हारी सरकार, ऐसे ऐसे डिबेट होते चलते रहते हैं। ओके, और यहाँ पर आप जीएसटी का रेफरेंस दे सकते हैं कि जीएसटी इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। भाई इतना लंबा, इतना पेचीदा प्रोसेस था जीएसटी को एक प्रकार से संवैधानिकरण करके इम्प्लीमेंट करना, लेकिन वो सफल हुआ। इट्स द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और आज भी आपका जीएसटी चल रहा है। ठीक है, और जीएसटी में स्टेट को भी वॉइस दी गई है, आवाज दी गई है, वोटिंग पावर दी गई है, अपने मैटर्स को रख सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ओके, जीएसटी का एक बार स्ट्रक्चर आप जरूर देखेंगे कि क्या है जीएसटी का स्ट्रक्चर, तो आप खुद पता चल जाएगा कि स्टेट को भी ड्यू रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जो रिक्वायर्ड है। तो हमने ये पूरा देख लिया, अब चलते हैं चैलेंजेस टू द इंडियन फेडरलिज्म। क्या मुश्किलें हैं, क्या खामियां हैं? तो पहली बात तो ये कि न्यू स्टेट फॉर्मेशन, इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक तरफा पावर आप कह लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है टू अल्टर द स्टेट बाउंड्रीज एंड नेम्स। तो ये स्टेट की ऑटोनॉमी पर सवाल खड़े कर देता है, स्टेट की एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़े कर देता है, क्योंकि कभी भी
उसको अल्टर किया जा सकता है। और पास्ट में ऐसे बहुत सारी घटनाएं देखने को मिले हैं। और आप देखेंगे कि 1970 से लेकर 1980 के बीच में बहुत सारे स्टेट का क्रिएशन भी हुआ है। इवन आप इसे देख लीजिए, बिहार झारखंड को देख सकते हैं, या फिर जो पंजाब एंड हरियाणा है, गुजरात महाराष्ट्र है, ठीक है। और ये है। उसके बाद एक इश्यू आता है गवर्नर के रोल का। आप इस पर भी डाउट होता है कि भाई गवर्नर जो है वो बायस्ड हो जाते हैं, खासकर उन राज्यों में जहां पर केंद्र और राज्य की जो सरकार है दोनों एक समान नहीं है, यानी कि अपोजिशन में है, तो वहाँ पर गवर्नर का बायसनेस हो जाता है। और ऐसा बहुत बार न्यूज में आया भी है। आप दिल्ली का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तो बहुत बार बातें भी कही है, कुछ क्लैरिटी भी दिया है गवर्नर के रोल को लेकर, खासकर जब बिल को जो गवर्नर है वो रिजर्व करते हैं, तो जो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होती है, तो भाई उस ऑप्शन को वो टाइमली मैनर में एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो जिसके कारण बिल अटक जाती है। तमिलनाडु ने भी इस प्रकार के इशू को रेज किया था। तो ये है। उसके बाद राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन आप देखिए, पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा क्रिएट्स एन इम्बैलेंस कंपेयर टू इक्वल स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन ट्रू फेडरेशन। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो अमेरिकन अपर हाउस है वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन स्टेट का वो इक्वल है, यानी कि हर एक राज्य से दो दो रिप्रेजेंटेशन है। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, लेकिन दो ही है शायद, हर एक राज्य से दो है। एक बार आप वेरीफाई जरूर करेंगे। जबकि यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन के आधार पर है। अगर यूपी है तो ज़्यादा राज्यसभा से सीटें जाएंगी, और अगर गोवा है तो कम जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपर एज दे देता है उन राज्यों को जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ऐसे में कोई मुद्दा है, लेट्स से कोई अमेंडमेंट करना है, तो अमेंडमेंट करने के लिए आप जितना मेजोरिटी की ज़रूरत है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 200 ये 120 अप्रूवल की ज़रूरत है। पता चला कि भाई 20 जो है वो मात्र एक ही राज्य से आ रहा है, और बाकी जो है 2-3 ऐसे करके सीट्स हैं, तो भाई इसको तो बड़ा वेटेज मिल गया ना। इसका मतलब अगर यहाँ पर जिसकी सरकार होगी वो अपर हैंड में रहेगा बिल को पास करवाने में, कोई अमेंडमेंट करवाने में। तो इसलिए आप देखेंगे कि जब भी इलेक्शन होता है तो ये जरूर ध्यान में रखा जाता है कि किस राज्य में पॉपुलेशन क्या है, और वहाँ का जो मेन मुद्दा है वो क्या है। तो उसी आधार पर कैंपेनिंग चलती है, उसी आधार पर पूरा प्रोग्राम या प्रोपोगेंडा सेट होता है। तो ये बहुत ही अंदर की बातें हैं, और इसके लिए पूरा टीम तैनात होता है हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये सब न्यूज में साफ साफ विजिबल भी होता है, आपने भी देखा होगा, और आप ऑब्जर्व भी करते होंगे कि अब, क्योंकि अब तो आप उतना ऑब्जर्व करने लायक हो ही गए होंगे। उसके बाद देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज, मैंने आपको बताया वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये स्टेट का जो कंट्रोल है उसको लिमिट कर देता है ओवर देयर ओन एग्जीक्यूटिव्स। उसके बाद इमरजेंसी पावर है, ये मैंने बताया है, और इमरजेंसी के चैप्टर में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। बस आपको कीवर्ड ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें हैं जो इंडियन फेडरलिज्म को चैलेंज करती हैं। उसके बाद सेंट्रल कंट्रोल मैकेनिज्म, लाइक इलेक्शन में भी आप देख लीजिए, जो आपके इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, उसके अपॉइंटमेंट में भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता को लेकर डाउट रहा है, और इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक 3 मेंबर कमेटी के आधार पर अपॉइंटमेंट करने की बात कही गई थी सीईसी को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो भी शामिल होते, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया। और अभी 3 मेंबर कमेटी में कौन आते हैं आपके, तो पीएम है, और पीएम के द्वारा अपॉइंट किए गए एक व्यक्ति हैं, और मोस्टली मिनिस्टर ही होते हैं, और फिर एक लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो यहाँ पर जो दो हैं वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए, तो ऐसे में मेजोरिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हो गया यहाँ पर, तो उनके अनुसार से अपॉइंटमेंट को रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन जो कि पूरे देश में इलेक्शन करवाती है, स्टेट लेवल पर इलेक्शन करवाती है, लेकिन स्टेट का कोई रोल जो है
इलेक्शन कमीशन में नहीं है, अपॉइंटमेंट को भी लेकर नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक है। बाकी ऑडिटिंग देख लीजिए, ऑल इंडिया लेवल पर ऑडिटिंग आपके सीएजी करते हैं, और गवर्नर के पास पावर भी है वीटो कर देने का बिल्स को, साथ के साथ रिजर्व कर देने का बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए, तो वो भी है। तो क्या कुछ ड्रॉबैक्स हैं एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के, उसे हम देखते हैं। तो अभी आप देख लीजिए, अपार्ट फ्रॉम द एबव चैलेंजेस जो अभी हमने देखा, देयर आर सर्टेन लूप होल्स इन द एग्जिस्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर। एक तो आपका इनएफिशिएंट कोऑर्डिनेशन, यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की भी जो कोऑर्डिनेशन है उसमें इफिशिएंसी की कमी है। सिंपल अगर कहे तो जैसे स्टेट के अपने स्कीम चलाए जाते हैं, सेंटर का अपना स्कीम चलता है, जबकि आप समझिए कि कितने पैसे की बर्बादी होती है। होना ये चाहिए कि चलो अगर हेल्थ के लिए कोई स्कीम है तो स्टेट कुछ कंट्रीब्यूट कर रही होंगी, सेंटर कुछ कंट्रीब्यूट कर रही होंगी, तो एक तो हो गया स्टेट स्पॉन्सर्ड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट सेंटर पर और स्टेट लेवल पर दोनों अपोजिट है, अपोजिशन वाला है, तो सेंटर अपना स्कीम चलाएगा और स्टेट अपना स्कीम चलाएगा। ये बहुत बार हुआ है और ये होता भी है, आज भी है, ठीक है। तो ये हो गई। फिर कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत होती है। पता चला कि वो पोजीशन वाला किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, या फिर एक बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है ना। जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल दिया जाता है कि जो आयुष्मान भारत योजना है हेल्थ वाला, तो कुछ अपोजिशन वाले राज्यों ने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए कन्फ्लिक्टिंग जुरिडिक्शन, लाइक ओवरलैप इन द एरियाज लाइक एजुकेशन। तो एजुकेशन में केंद्र सरकार भी कानून बना देती है, स्टेट गवर्नमेंट, चूंकि ये कंकरेंट सब्जेक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने जुरिडिक्शन में एजुकेशन से रिलेटेड मैटर को रेगुलेट करती है, तो कन्फ्लिक्ट में आ जाता है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है एजुकेशन को पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसा मानिए कि एक टांग कोई और खींच रहा है, दूसरा टांग कोई और खींच रहा है, तो अल्टीमेटली आदमी कहीं का नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंट्रलाइज प्लानिंग। वैसे तो पहले प्लानिंग कमीशन थी तो काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग सेंट्रलाइज होती थी, और उसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता था, और प्लानिंग हो गई तो उस हिसाब से फंडिंग भी रिलीज होती थी। लेकिन थोड़ा सा इसमें कमी आया जब से नीति आयोग आया, क्योंकि नीति आयोग में रिप्रेजेंटेशन स्टेट का भी है और थिंक टैंक है, सजेशन भी प्रोवाइड करता है, बहुत सारे इंडेक्स रिलीज करता है। तो नीति आयोग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहाँ पर स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। और साथ के साथ नीति आयोग जो है स्टेट के बीच में कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करती हैं, जहाँ पर बहुत सारे रैंकिंग्स रिलीज करती हैं शिक्षा के नाम पर, पॉवर्टी के नाम पर, हेल्थ इंडेक्स के नाम पर, बहुत सारे इंडेक्स, तो जिससे पता लगता है कि स्टेट का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। या फिर आप देख लीजिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ब्लॉक का प्रोग्राम है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, तो वो सब दिखता है। उसके बाद फिजिकल इम्बैलेंस भी है, यानी कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है मोस्टली ये केंद्र सरकार के कंट्रोल में ही है, एंड क्रिएटिंग डिपेंडेंस ऑन द ग्रांट्स एंड अनइवन डेवलपमेंट अक्रॉस द स्टेट। तो कुछ कुछ राज्य में ग्रांट ज़्यादा दे दिया जाता है, कुछ के पास पैसे जो रिक्वायर्ड हैं वो आते नहीं हैं। कुछ स्टेट का ये शिकायत होता है कि हम जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जब पैसे डिवोल्यूशन की बारी आती है तो हमें कम पैसे मिलते हैं, ठीक है। ये सदर्न स्टेट का कुछ आरोप लगता रहता है, ठीक है। जैसे ये भी एक आरोप रहता है कि हम जो है पॉपुलेशन कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा सहयोग किए हैं, लेकिन जब आती है पैसे डिवोल्यूशन की तो हमें ज़्यादा शेयर नहीं मिलता है। तो ये सब मुद्दा चलते रहता है। तो देख लीजिए पॉलिटिकल ग्रिडलॉक, यानी कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस कैन स्टॉल कोऑपरेशन एंड हिंडर इफेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ले देकर बात वही है कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको यूनिटरी और फेडरल दोनों के मिक्सचर आपको दिखते हैं, तो वैसे ही बैलेंस करके चलना है। और यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका जो बताया गया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। कोई अगर सेंटर स्टेट डिस्प्यूट होती है तो उसको कोऑपरेटिव तरीके से रिजोल्व करने का प्रयास किया जाए, और जो
पर्सनल या पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसको साइड लाइन करके जो पीपल्स इंटरेस्ट है उसको जरूर प्रायोरिटी दी जाए, तब जाके समाधान निकलेगा। नहीं तो जब तक पॉलिटिकल इंटरेस्ट प्रायोरिटाइज किए जाएंगे पार्टी पार्टी के बीच में, वन पार्टी अदर पार्टी के बीच में, तब तक कहीं ना कहीं पीपल के इंटरेस्ट जो है वो प्रभावित होते चले जाएंगे। ओके, टू मेक दिस truly effective, addressing power imbalance and seeking equitable power distribution is critical, and a strong and responsive federal system is essential for maintaining political stability and vibrant democracy। इससे डेमोक्रेसी भी प्रफुल्लित होती है, प्रोग्रेसिव होती है ना। पता चला दिन भर लड़ाई झगड़े करते रहे, कन्फ्लिक्ट ही रहा, तो भाई पैसे का वेस्टेज, समय का वेस्टेज, और अल्टीमेटली डेवलपमेंट जो है वो पीछे चला जाता है। तो हमने पूरा बेसिक कंसेप्ट फेडरलिज्म से रिलेटेड आपको बता दिया है, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक आता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का कंसेप्ट। ये क्या है भैया, ये क्या चीज है? तो इसको भी समझना कुछ मुश्किल नहीं है, चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, अभी तक तो हमने क्वासी फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये सब कीवर्ड है, वैसे याद रखना है आपको, इतने सारे बात किए हैं। तो अब क्या है भाई, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब ये हो गया, अब देखिए स्टेट के लेवल पर आइए। स्टेट हमारे देश में 28 स्टेट है, ठीक है। अब हर स्टेट की जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन लगभग लगभग डिफरेंट है ना। इकोनॉमिक कंडीशन खासकर डिफरेंट है। फिर आप देखिएगा कि कुछ स्टेट को ज़्यादा पैसा मिलता है, कुछ स्टेट को कम पैसा मिलता है सेंटर के शेयर से। ग्रांट किसी राज्य को ज़्यादा मिल जाते है, किसी को कम मिलता है। ओके, तो ये क्या है, ये एसिमेट्री है। सिमेट्रिक रहता तो सबको इक्वली मिलता है। अच्छा 100 रुपये है, 5 स्टेट है तो 20-20 रुपये सबको दे दिया। एसिमेट्री का मतलब क्या हो गया, नहीं 100 रुपये है तो किसी को हो सकता है हमने 30 दे दिया, किसी को 10 दे दिया, किसी को 20 दे दिया, किसी को 5 दे दिए, ऐसे करके, ठीक है। अब ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म सही है या गलत? तो अगर ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा भाई ये तो गलत है, क्योंकि ऐसे में तो अन्याय हो जाएगा, इक्वलिटी की बात होती है। लेकिन आप समझिए कि ग्राउंड पर हर एक राज्य की कंडीशन डिफरेंट है। किसी राज्य में डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है हिस्टोरिकली भी। अब आप समझिए कि जैसे महाराष्ट्र वाला रीजन है, ठीक है, वहाँ एक नेचुरल बेनिफिट मिला है पोर्ट्स, ठीक है। तो पोर्ट्स के माध्यम से हिस्टोरिकली ट्रेड होते थे, ब्रिटिशर्स आता था, तो इकोनॉमिकल गेन जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट हुआ करता था। लेकिन अभी आप देखिए हिली एरियाज जो अभी अभी बेचारा डेवलपमेंट की राह पर चलना शुरू किया है, पैसे की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है तो खर्च ज़्यादा लगेगा, पहाड़ काटने हैं, या फिर जॉब्स देनी है, वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, मिनरल रिसोर्सेस नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कंसेप्ट आता है आपका एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का। तो आप यहाँ पर देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज वास्ट एंड डाइवर्स सोसाइटी, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म इमर्ज एज ए कंसेप्ट दैट एक्नॉलेज द नीड फॉर अनइक्वल पावर शेयरिंग। वही बात होगी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है, इवन एमंग द डिफरेंट स्टेट देमसेल्फ, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेंटर और स्टेट के बीच तो चले ठीक है, बट बिटवीन द स्टेट एज वेल। तो ये जो अप्रोच है डिविएट्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल फेडरल मॉडल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। व्हाई? टू रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्ट नीड्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ वेरियस रीजन। मैंने आपको बताया जैसे अंग्रेज वाला इश्यू, मैंने आपको बताया कि भाई पहले इन सब कोस्टल एरियाज में ट्रेड होते थे, पोर्ट्स था तो आराम से ट्रेडिंग होती थी, आज भी ट्रेडिंग होती है, तो एक्स्ट्रा एज मिल गया एक्सपोर्ट वाला। लेकिन जो इनलैंड स्टेट हैं उनको तो मुश्किल है, उनको अगर एक्सपोर्ट करना है तो पता चला कि दूसरे पोर्ट, दूसरे राज्य के पोर्ट से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, साथ के साथ हर राज्य में रिसोर्सेज इक्वली तो मिलता नहीं, कहीं पे आयरन मिल रहा है तो कहीं पे कोयला मिल रहा है, तो कहीं पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई भी मिनरल रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है। अब झारखंड आप देख लीजिए, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, और कोई दूसरा राज्य आप देख लीजिए लाइक
उत्तराखंड देख लीजिए, तो वहाँ पर आपको उतना ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं मिलता है, लेकिन उत्तराखंड में आपको फिर पानी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मिलती है। तो इसीलिए ये कंसेप्ट अपने आप आ जाता है, ऐसा नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, कंसेप्ट अपने आप इमर्ज हो जाएगा जहाँ पर आपका इक्वल फिजिकल इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं होती है। तो बाकी आप देखिए सेंट्रलाइजिंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो 50 बार इसको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पर रेज हो सकता है कि व्हाई इंडिया नीड्स एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, क्यों जरूरत है? एक तो ये कि भाई यूनिटी स्ट्रेंथन करता है, क्यों? क्योंकि अगर अब एसिमेट्री दिए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी एंजॉय कर रहा है स्टेट अपने अपने फील्ड में। ओके, तो ऑटोनॉमी फोस्टर्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड रिड्यूसेस द सेपरेटिस्ट मूवमेंट। अभी वही बात हो गई ना, वन साइज फिट्स फॉर ऑल, ये कंसेप्ट अगर लागू होगा तो इंडिया में तो लागू हो ही नहीं सकता। क्यों? कल्चर अलग है भाई, ट्रेडिशन अलग है भाई, रीजन रीजन अगर देखा जाए एरिया, तो रिसोर्सेस वाइज वो भी डिफरेंट हो जाता है, कहीं पर रिसोर्सेस हैं कहीं नहीं है। तो ऐसे में वन लॉ फिट्स फॉर ऑल कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है, एंड इट कैन लीड टू सेपरेटिज्म। उसके बाद celebrates diversity, it upholds the unity in diversity by protecting the vulnerable groups। आप देखेंगे कि जो शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 6 है, ऑटोनॉमी दी गई है, वो अपने जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर ऑटोनॉमस रीजन, मैंने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ा है, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हमने आपको बताए हैं। ठीक है, शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 के लिए क्या फीचर्स, क्या ऑटोनॉमी है, तो ये है। उसके बाद प्रमोट सोशल जस्टिस, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेशन। बात वही हो गई ना कि अगर एक ही मुद्दा डोमिनेट करेगा पूरे चुनाव में, स्टेट में भी वही, नेशनल लेवल पर वही, तो फिर जो नेशनल लेवल का मुद्दा है वो स्टेट इलेक्शन में डोमिनेट कर जाएगा और फिर वो सेंट्रल पार्टी ही जो है वो जीत जाएंगी। तो इसलिए जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो रीजनल या लोकल इश्यूज को उठाती है और फिर जो जनता को जो पसंद आए उस हिसाब से वोटिंग भी होती है। तो स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन रिप्रेजेंटेशन, प्रिजर्व्स कल्चर, एम्पावर्स माइनॉरिटी, काउंटर रेडिकलाइजेशन। अब देखिए इंक्रीज रीजनल कंट्रोल हेल्प्स काउंटर रेडिकलाइजेशन एंड इंटीग्रेट कम्युनिटीज इनटू नेशनल डेवलपमेंट। ओके, तो इस सिमेट्रिक फेडरलिज्म ये इंटीग्रल पार्ट है इंडिया के कॉम्प्लेक्स एंड लेयर्ड फेडरल स्ट्रक्चर का, मैंने बहुत बता दिया है। तो ये क्रूशियल है टू एड्रेस द चैलेंज इट पोज एंड स्ट्राइव फॉर ए मोर ट्रांसपेरेंट एंड रूल बेस्ड एसिमेट्री। तो कीवर्ड आपको ध्यान रखना है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, ठीक है, और अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है, और इसके कारण क्या है ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इट कैन बी द पोटेंशियल क्वेश्चन, कहीं पर यूज हो सकता है। फिर है आपका सिक्योरिंग राइट्स, इथनिसिटी एंड कल्चरल प्रोटेक्शन, सोशल फैब्रिक, डेमोक्रेसी इन रिप्रेजेंटेशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सोशल जस्टिस, सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, एंटी इगलिटेरियन नेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इवन आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद में ही एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की बात करता है। डायरेक्टली कीवर्ड एसिमेट्रिक फेडरलिज्म नहीं है, लेकिन जब आप उनके प्रोविजंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप देखिए कि कुछ स्टेट्स के लिए, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अलग से प्रोविजंस दे रखे हैं ऑटोनॉमी के लिए। फिर शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 की बात हो गई। ओके, तो ये है। नेक्स्ट इज योर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो मैंने यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट किया है, और अगले लेक्चर में हम जो बचे टॉपिक है उसे कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा ये जो बेसिक आइडिया है वो समझ में आ गया होगा। तो आप हमें बताइए कैसा लगा आपको ये इनिशिएटिव, एंड कल, मोस्टली कल ही कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाए। और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन एक बार फिर से देखना है, एनालाइज करनी है डेप्थ में जाके कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देन आपको ये समझ में आएगा कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग,
एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।